वेलकम टू ऑल ऑफ यू एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल। मित्रों, आप सभी का मैं एसपी शुक्ला सहृदय एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार में स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, आपकी सफलता ही हमारी पहचान है। ये सफलता हमारे और आपके बीच का ये संबंध यूं ही बना रहे, ये संबंध और अच्छा सा होता जाए, इसमें मिठास आती जाए। इसके लिए कुछ मेहनत आप करिए संस्था के लिए, कुछ सहयोग आप करिए संस्था के लिए। बाकी संस्था आपके लिए जितना बेस्ट हो सकती है करेगी, निस्वार्थ भाव से आपके लिए बेस्ट करेंगे। बाकी इसका आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको बता देना चाहूँगा, ये क्लास आपकी सेवा में प्रत्येक दिवस सुबह के 5 बजे, सुबह 5 बजे आपकी सेवा में ये वीडियो हाजिर हो जाता है। चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। उससे पहले आपको बता देना चाहूँगा, आप हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी एसपी शुक्ला एजुकेट को फॉलो करें और आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो करें। एसपी शुक्ला एजुकेट को ट्विटर पर भी आप फॉलो करें। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आज के पहले प्रश्न के साथ ही आज का शो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने बहुत ही प्यारा प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा पर अपने पद पर बना रह सकता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। मित्र, आपको बता देना चाहूंगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति? भारत का राष्ट्रपति करता है। यह राष्ट्रपति करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। जबकि अगर हम अनुच्छेद 75(2) देखेंगे तो अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघ के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत प्लेजर अपना पद धारण करते हैं। अर्थात राष्ट्रपति जब तक चाहे कोई केंद्रीय मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है, बशर्ते वह संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य हो। अन्यथा उसे 6 माह के पश्चात, कितने माह? 6 माह के पश्चात पद से हटना पड़ जाएगा या वह पद से हटा दिया जाएगा, वो मंत्री नहीं रह सकता है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हुआ पहले क्वेश्चन का ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? बहुत ही अच्छे प्रश्न राज्यसभा से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो मित्र, आपको बता देना चाहूंगा, राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम 1952 में हुआ था। इसका प्रथम सत्र कई बार आपके एग्जामिनेशंस में पूछा कि इसका प्रथम सत्र कब से कब तक रहा है, तो बताना चाहूंगा इसका प्रथम सत्र 13 मई 1952 को प्रारंभ हुआ और वर्ष 1954 तक राज्यसभा को राज्य परिषद के नाम से, यह भी प्रश्न बहुत अच्छा पूछा जाता है, किस नाम से जाना जाता था मित्र? नोट कर लीजिए, राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था। आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि बताइए कब तक राज्यसभा को राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था, तो 1954 में। स्थापना कब हुई? 13 मई 1952 को। कब तक राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था? 1954 ईस्वी तक। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। कितने? 250 मेंबर्स। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अधिकतम कितने सदस्य रह सकते हैं? 250 सदस्य हो सकते हैं। जबकि वर्तमान में कितने हैं अगर आपसे पूछा जाए, तो वर्तमान में जो है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 245, यानी 245 सदस्य। एक प्रश्न। एक और भी प्रश्न आपसे कई मर्तबे पूछा है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो मित्र, ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए, अनुच्छेद 83(1) संविधान के अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा एक अस्थाई सदन है और उसका विघटन, जिसको विघटन का मतलब टूटना होता है, डिसोल्यूशंस नहीं किया जा सकता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? 6 वर्ष होता है। इसके 1/3 सदस्य, कितने? 1/3 मेंबर्स प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सेवानिवृत्त कहने का मतलब क्या होता है? रिटायर्ड हो जाते हैं। और एक प्रश्न इसी से पूछ लिया जाता है कि किस सदन का अध्यक्ष
किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं हो सकता? तो मित्र आपको बता देना चाहूंगा, ये राज्यसभा ही एक ऐसी सभा है। कौन सी सभा? राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं रह सकता। मीन समझिएगा, उसका कारण मैं बता देता हूं आपको। राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। इसकी जो उल्लेख मिलती है बहुत विस्तृत रूप से, वो होता है आर्टिकल 64, आप पढ़िएगा, अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति, जिसको हम एक्स ऑफिस चेयरमैन कहते हैं, होता है। इसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदनों से मिलकर के बनने वाले निर्वाचक मंडल, जिसको हम इलेक्ट्रोल या फिर इलेक्ट्रोल कॉलेज कहते हैं, द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा सिस्टम ऑफ पोटेंशियल या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के उपसभापति, जिसको हम डिप्टी चेयरमैन कहते हैं, डिप्टी चेयरमैन का चुनाव केवल राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। तो ये पूरा रहा इस प्रश्न का। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, कई सारे प्रश्न इससे बनते थे। अगले प्रश्न की तरफ हम रुख करेंगे। प्रश्न नंबर 3, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? अब बात कर रहा है किसके? नियंत्रक एवं महालेखा की। तो आपको संविधान का भाग 5 याद करना चाहिए। संविधान के भाग 5 व अनुच्छेद की बात करेंगे, भाग 5 अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 148 टू 151 यानी 148 से लेकर के, अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है। तो डायरेक्टली आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 148 से 151 में। किस भाग में? भाग 5 में। अनुच्छेद आपको इसी में बताना चाहूंगा मित्र, 148(1), अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? जिसकी नियुक्ति भैया राष्ट्रपति करेगा, यानी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। यह संघ एवं राज्यों के तथा किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के लेखाओं का परीक्षण का अपनी रिपोर्ट संघ में राष्ट्रपति तथा राज्यों में राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। यानी आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब पूछ क्या रहा है कि इसकी नियुक्ति कौन करेगा। तो भैया नियुक्ति तो मैंने आपको साफ साफ बता दिया, राष्ट्रपति करेगा। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए। आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा, आपको मजा भी आ रहा होगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करिए, इससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होती है। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल। अब शून्यकाल से भी बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में। तो बताना चाहूंगा मित्र, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल का नाम आपने सुना होगा। प्रश्नकाल के ठीक 12 बजे से, प्रश्नकाल के ठीक 12 बजे से प्रारंभ होने के कारण इसे ही शून्यकाल कहा जाता है, जिसको हम 0 आवर भी बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 0 आवर के नाम से जाना जाता है। इसमें कोई संसद सदस्य बिना किसी पूर्व संज्ञान के या बिना किसी पूर्व सूचना के लोक महत्व का कोई भी प्रश्न उठा सकता है। शून्यकाल को कब से प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया, तो यह भी प्रश्न बनता है। बताना चाहूंगा शून्यकाल को वर्ष 1962 में भारतीय संसदीय प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पे देखिए, किस देश की देन है? तो ये भैया किस देश की देन है? तो ये भारत की ही देन है। क्यों? क्योंकि इसको 1962 से ही स्टार्ट कर दिया गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? यहां पर देखिए एक वर्ड जुड़ा हुआ है, आम चुनाव। मित्र बताना चाहूंगा लोकसभा का प्रथम आम चुनाव कहे या पहला आम चुनाव कहे, बात वही होगा, जिसको कहते हैं फर्स्ट जनरल इलेक्शन। तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो हुआ था ये 25 अक्टूबर यानी 25 अक्टूबर 1951 से स्टार्ट हुआ और चला कब से तक का? 21 फरवरी
1952 1952 तक, लगभग अगर इसकी अवधि देखें तो 4 माह तक, कितने माह, लगभग 4 माह तक चला था। इसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल कितने सदस्यों के लिए कितनी सीटें थी, तो आपको बताना चाहूंगा इसमें 489 स्थानों के लिए चुनाव हुए, जिसमें जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था, तो जीवी मावलंकर जी लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, 1952। आप चुनाव में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, ध्यान से समझिए, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, क्योंकि स्टार्ट तो ये 25 अक्टूबर 1951 को ही हो गया और चला 21 फरवरी 1952 तक। 51 आपके ऑप्शन में भी नहीं दिया है, और क्वेश्चन ज्यादा तक जो आपसे पूछे जाते हैं या तो आपको डेट दे दिया जाता है या तो 1952 ही माना जाता है। क्यों, क्योंकि इसी में जाके ये संपूर्ण हुआ है, पूर्ण हुआ है, इसलिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन हुआ बी। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। बड़ा प्यारा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न सिविल के एग्जामिनेशंस में या हमारे ऐसे स्टूडेंट्स जो खंड शिक्षा अधिकारी या समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं या सिविल के स्टूडेंट्स हैं या आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक एक प्रश्न में आपको 5-5 प्रश्न मिलेंगे। आप तो कहीं कोचिंग करने की जरूरत नहीं, जीएस पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सुबह मॉर्निंग का ये शो देखिए, आपका अपने आप पूरा कंप्लीट हो जाएगा बैच। आइए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ सुमेलित करना है। अब यहां पर देखिए मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री की बात आती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, वो तो आपको पता है। लेकिन आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें मिलाना है कि कौन कब प्रधानमंत्री रहा। विश्व यहां पर देखिए एचडी देवगौड़ा जी का कार्यकाल आपको याद होना चाहिए, 1 जून 1966 से स्टार्ट हुआ था, 66 नहीं 1996, 1 जून 1996, यहां इसको 1996 कर लीजिए। 1 जून 1996 से स्टार्ट हुआ और 21 अप्रैल 1997 तक ही था। मैं डेट पूरा लिख देता हूं, वैसे पूरी डेट आपसे जानने की जरूरत नहीं होती है, फिर भी आप नोट कर लीजिए। 1 जून 1996 से लेकर के 21 अप्रैल 1997, 1 जून 1996 से लेकर के 21 अप्रैल 1997 तक एचडी देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री रहे। अब बात आती चंद्रशेखर का कार्यकाल कब था, 10 नवंबर 1990 तक, याद करिए। ये है आपका, मैं पूरा डेट लिख देता हूं, 10 नवंबर 1990 से स्टार्टिंग हुआ और ये रहे आपके 21 जून 1991, जैसा कि 91 लिखा भी है, यानी 21 जून 1991 तक। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम आता है और अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल सभी को याद होगा, ये 10 अक्टूबर 1999, 10 अक्टूबर से स्टार्ट, यानी 1999 2000, यानी 10 अक्टूबर, मैं तारीख भी लिख देता हूं, 10 अक्टूबर 1999, यानी 10 अक्टूबर 1999 से लेकर के 22 मई यानी 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह की बात आती है, तो ये आपका देखिए, आपका ऑप्शन 2 1989 से 90 है, मैं यहां लिख देता हूं। इनका एग्जैक्ट कार्यकाल जो था वो था 2 दिसंबर 1989 से लेकर के 10 नवंबर 1990 तक रहा। अब आप देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है उसको आप बताइए, कार्यकाल के साथ सुमेलित कीजिए, तो सुमेलित कर दिया। अब आप देखना है आपको कि किसमें कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो मित्र आप देखिए पहले ए में कौन सा सही हो रहा है, फोर्थ, ए में फोर्थ आप देखिए किसमें है, ये इसमें भी है और इसमें भी है। बी में आप देख रहे हो थर्ड सही हो रहा है, बी में थर्ड यहाँ है और यहाँ एक दिया है, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया, ये हो नहीं सकता था, ये हो नहीं सकता था, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन डी ही हो गया। आपको जानने की जरूरत थी, बस इतने से आप क्वेश्चन पकड़ लेते। मैं याद दिला दूं आपको कार्यकाल फिर से देखिए, एचडी देवगौड़ा का कार्यकाल कब से कब रहा, 1996 से करके 1997, यानी ये आपका हुआ ऑप्शन 4। चंद्रशेखर का कार्यकाल रहा 10 नवंबर 1990 से लेकर के 1991 यानी 21 जून 1991 तक। एचडी देवगौड़ा
ये एच.डी. देवगौड़ा हो गए। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल 10 अक्टूबर 1999 से 2004 तक रहा। फिर आपका विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 दिसंबर 1989 से लेकर के 1990 यानी 10 नवंबर 1990 तक रहे। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, बहुत ही प्यारा प्रश्न। किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी भी राज्य का, कोई भी राज्य हो, उस राज्य का प्रथम विधि अधिकारी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको याद दिलाना चाहूंगा संविधान को याद करिए। संविधान के अनुच्छेद 165(2), संविधान के अनुच्छेद 165(2) के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल जो होता है, कौन सा भैया? प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता, जिसको कहते हैं एडवोकेट जनरल, नियुक्त कर सकता है। वह, या फिर हम ये कह सकते हैं कि यह राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है तथा इसके वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? महाधिवक्ता होगा। फिर से समझिए बच्चे, आप गलती क्या करते हैं, जैसे इसी में आपको दे दिया जाता है, एक ऑप्शन दे दिया जाता है राज्यपाल, तो जैसे ही आप ऑप्शन में राज्यपाल देखते तुरंत आप प्रश्न को गलत कर देते। लेकिन आपको समझना चाहिए क्वेश्चन ये कह रहा है, फिर से मैं दिखा दूं, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी की बात कर रहा है। विधि अधिकारी कौन होता है? तो अनुच्छेद 165(2) के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। वह, या फिर वही जो होता है राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इसके वेतन एवं भत्ते का भी निर्धारण जो होता है वो राज्यपाल ही करते हैं। आगे बढ़ जाएंगे आप से अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8वां आपके सामने है। भारत में राज्यों के विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है? किसकी बात कर रहा है? भारत में राज्यों के विधानमंडलों का, भारत में राज्यों के विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है? अनुच्छेद 168 को याद करिए। अनुच्छेद 168(2) के अनुसार जहां किसी राज्य में विधानमंडल, जिसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं, लेजिस्लेचर के 2 सदन हैं, वहां एक का नाम विधान परिषद पड़ जाता है। विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको कहते हैं, विधान परिषद या उच्च सदन, तथा दूसरे का नाम विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली या निम्न सदन होता है। जिस राज्य में केवल एक सदन है उसका नाम विधानसभा होगा। तो आप समझिएगा, उच्च सदन की बात कर रहा है, 2 सदन जहां पर दोनों होंगे, एक विधान परिषद होगा, एक विधानसभा होगा। ऐसे समझ लीजिए, एक विधान परिषद, एक विधानसभा होगा, और ये विधान परिषद जो होता है इसको उच्च सदन कहते हैं, विधानसभा को निम्न सदन कहते हैं। और यदि वहां दोनों सदन नहीं है तो वहां ये केवल और केवल विधानसभा ही होता है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9वें पर। राज्य की विधानसभा के 17वां का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? अनुच्छेद 174 याद करिए। अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल के एक या दोनों सदनों को समय समय पर अधिवेशन हेतु सत्र आहूत कर सकता है तथा उसका सत्रावसान भी कर सकता है, किंतु किसी एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। यानी कौन कर सकता है भैया राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश? किसके द्वारा? तो राज्यपाल हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बाद प्रश्न नंबर 10 पर। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है? अब देखिए, नहीं है, इसमें एक चीज ध्यान देना है आपको, नहीं है। आज के समय में ट्रेंडिंग जैसे होता जा रहा है, आपसे जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है उसमें कह देता है नहीं है। अब नहीं है में आपसे थोड़ा सा ये क्वेश्चन इसलिए टफ हो जाता है क्योंकि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर होंगे तभी आप कर पाएंगे। अब ये प्रश्न बच्चे गलती क्यों कर देते हो आप समझना।
मैं बताऊंगा आपको। देखिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, यही आप देखोगे और आपको लगेगा ये भी सही है। क्यों? क्योंकि आपने राष्ट्रपति के पद पर बने रहने की योग्यता पढ़ी है, उसमें 35 वर्ष होनी चाहिए। और आप ये भूल जाते हो कि यहाँ पूछ क्या रहा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उसी में गलती कर जाते हैं। तो बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है। भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सही बात है। आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये कोई अहर्ता, अनिवार्य अहर्ता नहीं है। 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, बिल्कुल ये जरूरी है। वह एक पारंगत विधिवेत्ता होना चाहिए, ये भी जरूरी है। अब आपका सही जवाब यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मित्र, आपको बताना चाहूंगा, संविधान के अनुच्छेद याद करिए 124, अनुच्छेद 124(3) के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यताओं क्वालिफिकेशन का होना आवश्यक है। जबकि वह उसके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? 1 नंबर, पहला तो वह भारत का नागरिक हो, दूसरा 2 या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश जज रह चुका हो, और तीसरा जो है वो 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता एडवोकेट रह चुका हो, और चौथा जो होता है वो होता है कि राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। पारंगत विधिवेत्ता कहने का मतलब यही होता है डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, मतलब किसी चीज में बहस करने में उसके पास एक अच्छी कला होनी चाहिए, सीख होनी चाहिए, वो तभी कर सकता है जब इतनी ये मुख्य रूप से ये 2 उसके पास क्वालिफिकेशन होंगे, गुण होंगे, तभी वो कर सकता है। आइए आगे बढ़ जाएंगे आज की प्रश्न की तरफ, लेकिन उससे पहले कल का प्रश्न जो आपसे पूछा हुआ था, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ने जवाब भी दिया था, जिसमें आयु अखिल जी नंबर 1 पे रही हैं। आपको बधाई हो आयु अखिल जी, आपने सही जवाब दिया था। आइए इस क्वेश्चन का आप सभी को बताते हैं पूरा पुख्ता जानकारी की क्वेश्चन क्या पूछा था। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितनी है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितनी है? आप देखिए, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 6वां भाग नहीं, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, बिल्कुल यही हो जाना चाहिए। सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 4था भाग नहीं, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 3रा भाग नहीं। मित्र, आपको बताना चाहूंगा कोरम मतलब होता क्या है। गांव की बात अगर करूं, गांव में आपने सुना होगा कोरम मतलब कोष्ठक पूरा करना, कोठा पूरा करना, यानी अपनी काम को पूरा करना। आपको फिर से समझिए, वैसे संवैधानिक रूप से समझिए, इस कोरम का मतलब होता है, कोरम किसी सभा, संसद, समिति या कार्यकारिणी की बैठक के लिए आगत न्यूनतम आवश्यक सदस्यों की संख्या होती है। इस न्यूनतम आवश्यक संख्या की उपस्थिति के बिना सभा या समिति या विधायिनी के कार्य को वैधानिक प्राप्त नहीं होती। भारतीय गणतंत्र की वर्तमान व्यवस्था के अनुसार राज्यसभा या लोकसभा का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति कोरम सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग अर्थात दशांश होती है। और अनुच्छेद भी कभी कभी पूछ लेता है, तो अनुच्छेद 100 में आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, तो आप समझ गए कि नहीं। कोरम का मतलब ऐसे समझ लीजिए, जैसे आप मान लीजिए किसी से लव करते हैं, प्यार करते हैं, वो आपसे बातें नहीं कर पाता, आपसे चैटिंग नहीं कर पाता, तो आप कहते हैं मेरा कोरम, मेरा कोठा नहीं पूरा हो रहा है, आप मेरा टाइम फिक्स कर दीजिए कि 2 घंटे मिनिमम हमें आपसे बात करनी ही करनी है, तब हमारा कोठा पूरा हो। यही हुआ कोरम। आइए हम बढ़ जाते हैं आज के प्रश्न की तरफ, जिसका जवाब आपको देना है कमेंट के माध्यम से। राज्य वित्त आयोग है एक, आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। राज्य वित्त आयोग है एक, क्या है? विधिक संस्था, असंवैधानिक, असंविधिक संस्था, संवैधानिक संस्था, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जवाब आपको देना है मित्र कमेंट के माध्यम से। कैसा रहा आज का शो जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। इससे पहले कि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस घंटे वाले
वाले बटन को प्रेस जरूर करिए, जैसे कि एक भी नोटिफिकेशन आपका मिस ना होने पाए। और टेलीग्राम ज्वाइन करिए, जहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक पेज को भी जरूर हमारे लाइक करिए, शेयर करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड कर लिया करिए। पीडीएफ डाउनलोड करने से आपको बेनिफिट यह होता है कि वीडियो आप देखेंगे सरसरी निगाह से, पीडीएफ लीजिए, उसी पीडीएफ में अगर निकल सके तो प्रिंट निकाल लीजिए, ना निकल सके तो आप जो है उस पर ही पीडीएफ निकालने के बाद जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं उसको आप अपनी कॉपी में, जो मैं आपको एक्स्ट्रा वर्ड्स बताते हूं चलता हूं, उसको नोट्स करते चलिए। मैं मित्र आपसे प्रॉमिस करता हूं अगले 50 दिन की क्लास में आप आईएएस का एग्जाम निकालेंगे घर बैठ के। आप देखिएगा ऐसे प्रश्नों के संकलन के साथ एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार आपके साथ आता रहेगा, आपसे जुड़ चुका है, प्रॉमिस कर चुका है। चाहे बरसात आए, चाहे कोरोना महामारी का कितना बड़ा ढांस पड़े, लेकिन ये क्लास बंद नहीं होगी, रेगुलर आपकी सेवा में आती रहेगी, बशर्ते जो है कोई ऐसी फॉल्ट ना हो जाए कि वीडियो ही ना अपलोड हो पाए, वो बात अपने स्थान की है। ओके फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।